जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एपी सर आप सभी का आपके अपने चैनल एपी सर हैशटैग इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप सभी देशवासियों को दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक प्रोवर्ब है, बड़ी अच्छी है, मे यू ऑल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। भगवान करे आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों, ये स्टेनोग्राफ़र की सीरीज़ है और ये जो पेपर चल रहा है 2020 का है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 2020 पेपर के जितने भी पेपर हैं स्टेनोग्राफ़र के, वो मैं सारे डिस्कस करा दूँ इसी चैनल पर। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस उसका आया। आप सभी लोगों ने देखा भी है, बहुत सारे लोगों ने, और इसे लाइक भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है, कमेंट भी आपने किया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। आज आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज़ को प्रोसीड करते हैं। कल हमने 25 क्वेश्चन देख लिए थे, आज 26 से बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, टाइम ना वेस्ट करें और आगे हम लोग पढ़ें। तो 26 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि माई कज़िन टॉक्स नॉन स्टॉप एंड बग्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी। अच्छा, क्वेश्चन तो देखें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ईडियम हमें बताना है, ईडियम क्या होगा। ईडियम कौन सा? अंडरलाइन पार्ट वाला। अच्छा, बग्स मी में तो माई कज़िन टॉक्स नॉन स्टॉप एंड। अच्छा, आपको मीनिंग भी निकल आती है ऐसे। कभी आपको ईडियम नहीं पता है और अगर वो ईडियम हमारे सेंटेंस में फ्रेम किया गया है तो उसकी मीनिंग हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे लिखा है माई कज़िन टॉक्स नॉन स्टॉप। अब मेरा कज़िन जो नॉन स्टॉप बात करता है, एंड बग्स मी व्हेन आई ट्राई टू स्टडी, और जब मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे बग्स मी करता है। यानी कि क्या करता है, अगर कोई इंसान लगातार बात करेगा तो जाहिर सी बात आपके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा। तो वहीं से मीनिंग हम निकाल सकते हैं बग्स मी का। तो बग समबडी मतलब क्या होता है? टू इरिटेट समवन, टू बॉदर समवन। बग्स समवन, बग्स समवन, यानी कि बग समवन का मतलब होता है टू इरिटेट समवन, टू बॉदर समवन। इसका ईडियम हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। किसी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, किसी को बॉदर देना, परेशान करना, टाइप का मीनिंग हो जाएगा आपका। इसका एक और मिलता जुलता इडियम आता रहता है कभी कभी। आप अगर पेपर आपने दिया हो या इससे पहले आपने अगर कोई एसटी दिया हो या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया हो तो अच्छे पेपर एग्ज़ाम में आएगा। जैसे सीडीएस में पूछा गया था ये, बिटन बाय द सेम बग, बिटन बाय द सेम बग, ये आया था। और इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब होता है कि एक ही टाइप के ख्याल होना, एक ही टाइप के विचार होना, एक ही टाइप के डिज़ायर होना दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों में, तो उसे बोलते हैं बिटन बाय द सेम बग। मतलब कि हैविंग द सेम नीड, डिज़ायर एट्सेट्रा। तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। मूविंग ऑन नेक्स्ट, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, इसमें हमें रीअरेंजमेंट देखना है। कल हमने रीअरेंजमेंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि आपको सबसे पहले एक स्टैंड एलोन सेंटेंस देखना होता है कि वो हमारा स्टैंड एलोन सेंटेंस कौन होता है। स्टैंड एलोन सेंटेंस कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस करेगा, और वो स्टेटमेंट जनरली जो होता है वो प्रॉपर नाउन से ही स्टार्ट होता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर प्रॉपर नाउन नहीं है तो फिर कोई कॉमन नाउन होगा, कॉमन नाउन नहीं है तो फिर कोई प्रोनाउन होगा, जो भी स्टार्ट होगा। तो वहाँ से देखिएगा आप। इसके बारे में मैंने कुछ आइडिया दिया था। अच्छा, बेहतर और डिटेल में इसकी जानकारी के लिए मैं आपको कभी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप जो है वो जम्बल्ड करें, सॉल्व कैसे करें क्विकली। इनके भी बहुत से ट्रिक्स हैं, क्योंकि मेंस में जब भी आप जाएंगे, जब मेंस का पेपर देंगे, चाहे वो सीजीएल मेंस का हो, चाहे सीपीओ मेंस का हो, चाहे वो आपका पीओ मेंस हो बैंक में, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक्स याद रखनी पड़ेंगी, तभी तो आप वहाँ जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपको टाइम भी तो बचाना है। तो उसकी बहुत सी कुछ ट्रिकें भी होती हैं, कॉन्सेप्ट तो है ही हैं। तो इसको देखते हैं सेंटेंस को। इसमें कह रहा है कि मदर टोल्ड मी दैट आर न्यू नेबर्स हैड अ डॉटर ऑफ माई एज। मम्मी ने बताया मुझे, क्या बताया? ये ऐसी चीज़ बताई, डॉटर ऑफ माई एज है, हमारे पड़ोसी में। अब ये जानने के लिए कुछ चीज़, अब देखो यही हमारा सेंटेंस जो है ये हमारा स्टैंड अलोन सेंटेंस है, जो किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है, किसी बात को इंट्रोड्यूस कर रहा है। वो इस बात को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हमारे पड़ोसी में एक लड़की है हमारी एज की। अब उसके बारे में हम जानकारी और प्राप्त करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, ध्यान रखेंगे। तो इसको देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे? ए से स्टार्ट होगा जनरली, अब सारे ए से स्टार्ट है। इसके बाद ए को फॉलो करेगा। अब ए को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ बी, आई वॉन्टेड टू रन आउट, नहीं, मीनिंग नहीं बन रहा है।
बिफोर आई कुड ना, आई वॉज ओवर जॉय टू हियर इट। हाँ, अब सी से स्टार्ट करेंगे, ए के बाद सी करेंगे, ए के बाद हम सी स्टार्ट करेंगे, यानी ए सी को, ए के बाद सी आएगा तो ए और सी का पेयर बन गया। ए और सी हमारा किस में है, चार्थ में, यानी फोर्थ में, हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। और भी आप देख सकते थे कि सी के बाद बी आएगा। आई वॉन्टेड टू रन आउट एंड मीट हर, मैं दौड़ कर जाना चाहता था और उसे मिलना चाहता था। बिफोर आई कुड डू सो, और ऐसा करता इससे पहले कुछ, इससे पहले क्या हुआ, मैं ऐसा करता इससे पहले क्या हुआ। मदर सेड, मम्मी ने बताया, क्या बताया, दैट द गर्ल कुड नीदर वॉक नॉर टॉक, ना ही बात कर सकती है ना चल सकती है। वाह, आपका जाना ही बेकार था। चलिए, जोक्स अपार्ट, ये आपका 27 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा उसका आंसर ACBD हो जाएगा, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर 4। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। अगेन ईडियम आ गया है, फिर से हमें ईडियम की मीनिंग बताना है। तो ईडियम का यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्हेन आई वेंट फॉर माई जॉब इंटरव्यू माई फ्रेंड टोल्ड मी टू ब्रेक अ लेग। टू ब्रेक अ लेग कई बार ये आजकल तो कॉमन हो गया है, आप कहीं भी सुन सकते हैं, अक्सर भी सुनते रहे होंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर जस्ट विशिंग समवन गुड लक, बस सिंपली यही यूज किया जाता है इसी के लिए। और स्पेशली टिपिकली ये यूज होता है उन एक्टर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो किसी एक्शन या किसी टास्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं, बेसिकली इन फ्रंट ऑफ बिफोर ऑडियंस। एक्टर के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं हम। गुड लक इसे हम ना बोलेंगे डायरेक्ट वे में, हम क्या बोलेंगे, ब्रेक अ लेग, तो ये बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है। काफ़ी अच्छा आइडियम है, मीनिंग से अपने कोर मीनिंग से अलग हट के मीनिंग दे रहा है, तो इसे याद रखना। क्योंकि ब्रेक अ लेग का मतलब जनती, जैसे हम लोग अगर मीनिंग निकालें तो क्या हो जाएगा, या तो डांस करना हो जाएगा या ऐसे कुछ मीनिंग हो जाएगी, लेकिन उससे हट के मीनिंग दे रहा है ये। टू ब्रेक अ लेग मतलब क्या हो जाएगा, टू विश समवन गुड लक, टू विश समवन गुड लक। इनफॉर्मल वे में है, फॉर्मल वे में नहीं है ये, क्योंकि ये यूज होता है लेकिन कम। अच्छा इडियम है, याद रखिएगा, टिपिकल है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर देख चुके हैं, 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दे रखा है उसका पैसिव फॉर्म है, सिलेक्ट करना है पैसिव फॉर्म। अब सेंटेंस कह रहा है, व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी, व्हाट मेडिसिन हैव यू गिवन मी, तो उसका पैसिव क्या बन जाएगा। सेंटेंस का सबसे पहले देखिए टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बिन बन जाएगा। तो व्हाट मेडिसिन हैव आई बीन गिवन, सिंपली आंसर हो जाएगा। बाई नहीं दे रखा, बाई के बाद युद्ध नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। मैं बार कल भी मैंने इस बार पे बात किया था, जोर दिया था, आज भी मैं इस बात पर जोर कर दे रहा हूँ कि अगर आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बताएं कहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये ईजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं मेरी तरफ से। अगर आपको डाउट हो रहा है तो ज़रूर आप बताएं। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 ही हो जाएगा, बाकी सारे तो गलत ही हैं। इज़ बीइंग दे रखा है, आई हैव बीन तो उससे तो होगा नहीं, बीइंग हैव के साथ बीइंग आता नहीं है, वॉज बीन ये तो कभी होता ही नहीं है, तो सारे ऑप्शन इसके उल्टा सीधे हैं। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, स्टेनो पेपर आसान होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट, आपकी वोकैब पावर अच्छी है, तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, इसका 90+ कर पाएंगे स्कोर। हमेशा आप मेहनत करें, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे पेपर डिस्कस करा दूँ। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। मतलब एक आपको सेंटेंस दे रखा है और उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या हो सकती है। तो देखते हैं इसको क्या होता है। द कैवलकेड, अच्छा कैवलकेड का मतलब क्या होता है आपको पहले यही पता होना चाहिए। कैवलकेड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि सेंटेंस की पार्सिंग आपको आनी चाहिए। पार्सिंग मतलब कि हर एक वर्ड की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए और हर एक वर्ड उस सेंटेंस में क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, मतलब क्या ग्रामेटिकल फिगर कन्वे कर रहा है। ग्रामेटिकल फिगर कहना सही होगा क्योंकि एक ही वर्ड अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मीनिंग देता है, तो उसे आपको समझना पड़ेगा बेहतर तरीके से। द कैवलकेड, यहाँ पर कैवलकेड क्या है, नाउन है। द कैवलकेड, कैवलकेड मतलब क्या होता है आपका, कारवां वर्ड आपने सुना है, बड़े बड़े मंत्रियों के पीछे जो गाड़ियों का दल चलता है या फिर बड़े बड़े टाइकून्स हों,
टाइकून्स बड़े ही होते हैं, उनके पीछे जो गाड़ियों का दल चलता है, या फिर कोई बड़े ऑफिसर्स हों उनके पीछे जो गाड़ियों का दल चलता है वो, तो उससे बोलते हैं हम कैवलकेड। कैवलकेड इसके सिनोनिम अगर आप देखें तो प्रोसेसन भी बोल सकते हैं आप, प्रोसेसन कैवलकेड हो जाता है। परेड तो आप जानते हैं, कन्वॉय बड़ा अच्छा वर्ड है, कई बार यूज भी किया जाता है वकैब में और पेपर में, न्यूज़पेपर में मतलब। कारवां वर्ड है। फ्लीट आपने सुना ही होगा। एक और वर्ड होता है आपने अगर कभी सुना हो, प्रोमिनेड। प्रोमिनेड 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 PROMENADE प्रोमिनेड होता है। मार्च तो जानते ही हैं आप। आर्मेडा वर्ड होता है, कई बार यूज किया जाता है मूवीज़ में, आर्मेडा। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो हमें कैवलकेड की मीनिंग पता चल गई। द कैवलकेड हैड स्कार्सली। अब आपको पता है यहाँ पर स्कार्सली है। स्कार्सली और हार्डली के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है वो देन ना आकर व्हेन आता है। इसके साथ बहुत बार स्कार्सली और हार्डली के साथ देन लगाएंगे, देन लगाएंगे, सो लगाएंगे, लेकिन ये सारे गलत होते हैं। क्या होगा? स्कार्सली हार्डली के साथ हम व्हेन लगाते हैं, देन नहीं लगाते हैं। तो किस पार्ट में एरर है आपको पता ही चल गया होगा। देन नहीं होगा यहाँ पर, व्हेन होना चाहिए था। तो देखते हैं सेंटेंस को। द कैवलकेड हैड स्कार्सली कवर्ड अ किलोमीटर। मुश्किल से 1 किलोमीटर पहुंचा ही होगा या कवर किया ही होगा। देन ना होकर यहाँ पर व्हेन होना चाहिए था। व्हेन देयर वाज अ लाउड ब्लास्ट। तो किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। अ किलोमीटर देन ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ किलोमीटर व्हेन। ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा भी गया है। स्कार्सली हार्डली के साथ वो लोग देन या देन लगा देते हैं, दोनों नहीं होंगे, क्या होगा? व्हेन होगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जो एक टाइप के पेयर बनाते हैं ना, स्कार्सली हार्डली के साथ व्हेन लगाते हैं। तो इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 देखते हैं। 31 नंबर सेंटेंस कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। फिर अगेन आपको इनडायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट दे रखा है, उसका इनडायरेक्ट बनाना है। यू सेड टू मी विल यू डांस विद मी। यू सेड टू मी विल यू डांस विद मी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यू सेड टू मी ये जो है, ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप सब जानते भी होंगे, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट पोर्शन होता है जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाद में होता है, यानी कि उसको छोड़कर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। उसके अलावा जैसे यू सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी, विल यू डांस विथ मी ये क्या होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग स्पीच नहीं, रिपोर्टेड स्पीच, याद रखिएगा। इसमें भी अंतर है, काफ़ी बहुत ज़्यादा अंतर है। रिपोर्टिंग क्यों नहीं, रिपोर्टेड क्यों, रिपोर्टिंग रिपोर्टेड ही क्यों, तो वो आपको कभी बताऊँगा। आपको यहाँ पर नरेशन चेंज करना है, यानी आपको डायरेक्ट दे रखा है और उसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो आपको पता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब में हमारे पास मी ऑब्जेक्ट दे रखा है और रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सब्जेक्ट यू दे रखा है। यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा यहाँ पर। तो यू मी के अकॉर्डिंग आई बन जाएगा। तो अब विल का वुड बन जाएगा। देख लीजिए किस में है। यू आस्क्ड मी, पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा दैट और इफ एक साथ आते नहीं है, गलत हो गया सारा। ऑप्शन एलिमिनेशन, तुरंत ख़त्म। 4th नंबर आंसर सही हो जाएगा। यू आस्क्ड मी इफ़ आई वुड डांस विथ यू। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। 32nd आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। अगेन ग्रामेटिकल एरर का सेंटेंस है, देखते हैं क्या होता है। दिस राइटिंग टास्क आर क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। अब देखो इस चीज़ को, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग के बारे में मैंने कल आपको बताया था। मैं इंटरेस्टेड हूँ, ये इंटरेस्टिंग की स्टोरी है, इस टाइप से। तो अब देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं। दिस यहाँ पर क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब यही अगर वर्ड आपको देखो, दिस अगर कहीं और लिखा हो तो फिर ये अलग मीनिंग करेगा। यहाँ पर दिस जो दे रखा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस राइटिंग टास्क, राइटिंग टास्क का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक नाउन फ्रेज है और ये सिंगुलर है। राइटिंग टास्क है, टास्क नहीं है। राइटिंग टास्क यानी सिंगुलर नाउन फ्रेज है, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए एज पर दी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो दिस राइटिंग टास्क, आर ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। दिस राइटिंग टास्क इज़ क्वाइट इजी एंड इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर होनी चाहिए थी? सेकंड पार्ट में एरर है। सेकंड पार्ट में एरर ये है कि यहाँ पर आर ना होकर इज़ होगा। दिस राइटिंग टास्क। अच्छा यहाँ पर कोई ये कह दे कि मैं यहाँ पर
टास्क को टास्क कर दूं, प्लूरल बना दूं और आर सही रख दूं, तो फिर वो देखना पड़ेगा भैया कि आपको यहाँ पर दिस भी दे रखा है। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, वो सिंगुलर नाउन के लिए लगता है। हम ये नहीं बोल सकते हैं दिस कार्स, हम बोलेंगे दिस कार, या फिर दीज कार्स। दैट कार बोलेंगे, दोज कार्स बोल सकते हैं बोलेंगे, लेकिन हम दैट कार्स नहीं बोलेंगे, दोज कार्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट। 33rd नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम, इसे सिनोनिम बोलेंगे कुछ लोग। अब प्रोनाउंसिएशन सही से आप सही करें तो आप, अच्छा प्रोनाउंसिएशन सही करने से आपको सही क्या होगा? बहुत से लोग बोलेंगे प्रोनाउंसिएशन, बेवजह का तो ओ लगा दिया आपने, प्रोनाउंसिएशन नहीं, आप प्रोनाउंसिएशन सही करें, स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है अकस्टम्ड का। अकस्टम्ड का मतलब क्या होता है? आदी हो जाना, हैबिचुएटेड हो जाना, एडिक्टेड हो जाना, इनक्लाइंड हो जाना, बहुत ज़्यादा एक्लेमेटाइज्ड हो जाना, फैमिलियर हो जाना, मतलब बहुत ज़्यादा आदी हो जाना अकस्टम्ड टू के साथ। तो अकस्टम्ड के साथ ज़्यादातर टू लगता है, अकस्टम्ड टू, और हैबिचुएटेड के साथ इन लगता है ज़्यादातर केसेज में। वैसे तो प्रपोजिशन फिक्स नहीं होते हैं, कुछ ही वर्ब्स हैं जो फिक्स प्रपोजिशन लेती हैं आके, तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रपोजिशन आएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अकस्टम्ड टू और एडिक्टेड टू में आपका अंतर यही है कि देखो, अगर ये क्लोज टेस्ट में आ जाए और दोनों ऑप्शन दे रखे हों तो दोनों का मतलब तो होता है आदी होना, लेकिन ध्यान रखेंगे अकस्टम्ड टू पॉजिटिव वे में लिया जाता है और एडिक्टेड टू नेगेटिव वे में लिया जाता है। यानी कोई नेगेटिव चीज़ है उसे दर्शाना है तो आप एडिक्टेड लगाएंगे, और अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है उसको दर्शाना है तो आप अकस्टम्ड लगाएंगे। बहुत सारे अंतर होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है, और क्लोज टेस्ट आप जब भी मैं आपको सीरीज चलाऊँगा यहाँ पर तो बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे आपको पता है ना, हार्ड और डिफ़िकल्ट दोनों का मतलब होता है कठिन, लेकिन इनकी मीनिंग में और इनके यूसेज में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप, इन सब चीज़ों को मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो इसमें हमें आपको सिनोनिम बताना है कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, हैबिचुएटेड हो जाएगा। मैंने कई सिनोनिम्स के बता दिए, हैबिचुएटेड हो जाएगा। बाकी डिस्टर्ब्ड का मतलब जानते हो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाना। एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना। डेलीगेट का मतलब क्या होता है, डेलीगेटेड। डेलीगेट के कई मीनिंग होते हैं, याद रखना। डेलीगेट का एक मतलब होता है सौंपना, किसी चीज़ को कोई जिम्मेदारी सौंपना, कुछ सौंप देना, वो सौंपना होता है डेलीगेट। और एक होता है डेलीगेट, अगर ये नाउन बन जाए डेलीगेशन हो जाएगा, प्रतिनिधि जिसे बोलते हो, हमारी तरफ से किसी की तरफ से किसी की जगह पर कोई जाकर बोले या कोई रिप्रेजेंट करे, उसे प्रतिनिधि बोलते हैं ना, तो वो डेलीगेट हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव जिसे आप बोलते हैं। तो कई मीनिंग हो सकते हैं इसके, याद रखना डेलीगेट के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का जो सेंटेंस है, प्लीज़ गिव योर सजेशंस, प्लीज़ गिव योर सजेशन डैश इम्प्रूविंग आवर सर्विस। अब देखो इस ऑप्शन देखते हैं, फ्रॉम तो कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि फ्रॉम से मीनिंग देता है, ओवर मतलब ओवर नहीं। टू और फॉर का यूज यहाँ पर करेंगे। अब हम देखते हैं टू का यूज हम कर सकते थे कब, क्योंकि हमें पता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब वी1 फॉर्म आती है। कब? जब टू इन्फिनिटिव की तरह काम करेगा तब। अगर टू प्रपोजिशन बनने का काम करेगा तो उसके साथ आईएनजी भी लग जाएगी। जैसे लुक फॉरवर्ड के साथ टू आता है तो उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि वो टू प्रपोजिशन बन जाता है। लुक फॉरवर्ड टू, अब जैसे यहाँ पर कोई भी आएगा वो आईएनजी फॉर्म में आएगी अगर कोई वर्ब आएगी तो। जैसे एडिक्टेड टू, तो यहाँ पर कोई अगर वर्ब आ रही होगी तो फिर यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ये टू प्रपोजिशन है ना कि इन्फिनिटिव वाला टू है। तो अगर ये इन्फिनिटिव वाला टू होगा तो उसके साथ हमेशा वी1 फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर इम्प्रूविंग ना देकर इम्प्रूव दे रखा होता तो आप टू लगाते, फॉर ना लगाते। लेकिन यहाँ पर आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो आप यहाँ पर फॉर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म ही क्यों आती है, कोई बताएगा? वो इसलिए आती है क्योंकि जो आईएनजी फॉर्म होती है वो जीरन बनने का काम करती है, और हमेशा प्रपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो जो जीरन होते हैं वो नाउन बन जाते हैं, आपको पता है, और नाउन ऑब्जेक्ट बनने का काम कर जाता है यहाँ पर। हालांकि नाउन बहुत और भी कई फंक्शंस हैं उसके,
लेकिन अगर प्रपोजिशन के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ रही है तो हम उसे वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो जीरंड हो जाती है और वो जीरंड ऑब्जेक्ट बन जाता है उस प्रपोजिशन का, इसलिए हमेशा वो आईएनजी फॉर्म में आता है। तो प्लीज़ गिव योर सजेशंस फॉर इम्प्रूविंग योर आर सर्विसेज, ये सही हो जाएगा। टू इम्प्रूव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मैंने रीज़न बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में फिर वही बात है, क्या लिखा है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है 4 ऑप्शंस में। द प्रोसिक्यूटर सेड टू द वॉचमैन वर यू प्रेजेंट एट द क्राइम सीन। सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? प्रोसिक्यूटर एक 2 वर्ड आपने सुना होगा, परसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर, यानी परसिक्यूट, प्रोसिक्यूट, इसे प्रोसिक्यूट भी बोलते हैं, प्रोसिक्यूट। तो परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट समझिएगा। परसिक्यूट मतलब PER वाला, परसिक्यूट यानी कि किसी को सताना, परेशान करना, बहुत ज़्यादा बॉदर करना, वो परसिक्यूट होता है। और प्रोसिक्यूट मतलब किसी के खिलाफ लीगल कार्रवाई करना, प्रोसिक्यूट। इसलिए प्रोसिक्यूटर होते हैं जो लीगल कार्रवाई करते हैं, प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर सेड टू द वॉचमैन, वॉचमैन से कहा, क्या कहा, वर यू प्रेजेंट, क्या तुम प्रेजेंट थे एट द क्राइम सीन, क्राइम सीन पर। इसका हमें इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। वर यू है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, तो हमें पास्ट, आपको पता है ना पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। हैड बीन वाला देख लीजिए, यहाँ पर हो हैज़ बीन, हैज बीन, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं। मेरे हिसाब से तो ये जो ऑप्शन दे रखा है आंसर, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। यस, ये पूरी तरह से गलत है। वॉज प्रेजेंट, अच्छा इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको BOD मिल जाएगा। BOD मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट, यानी ये क्वेश्चन गलत है, सॉरी आंसर गलत है, क्वेश्चन तो सही है, आंसर जो गिवन ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। इसमें सही ऑप्शन होना क्या चाहिए था, क्योंकि आपको पता ना वर यू प्रेजेंट है तो इसका हेड बीन बन जाएगा। आप इसे असर्टिव बनाएंगे ना पहले, तो असर्टिव में बनाएंगे कैसे, यू आर प्रेजेंट, और यू आर प्रेजेंट का आप कैसे बना देंगे, आपका उसे नरेशन में चेंज करना है, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्रेजेंट। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे कैसे बनेगा ये। इसको बनना चाहिए द प्रोसिक्यूटर asked the watchman, the prosecutor asked the watchman if he had been present at the crime scene, ये बन जाएगा इसका। तो जो आंसर दे रखा है वो गलत है, 100% गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको BOD मिलेगा, बिल्कुल मिलता है आपको। और मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब भी ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन अगर दे रखा हो गलत हो, आपकी नज़रों में गलत है, तो आप उसे ज़रूर टिक करें, क्योंकि वो आपको आंसर देगा, जवाब देगा, वहाँ पर आपको नंबर देगा। क्योंकि आप टिक ही नहीं करेंगे तो आपको नंबर कहाँ से देगा, अगर वो गलत दे रखे हैं सारे ऑप्शंस तो। नहीं तो जो ऑप्शन सही दे रखे हैं फिर उसी को चेक करिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में कह रहा है कि गिवन बिलो और 4 सेंटेंस, अच्छा 4 सेंटेंस भी दे रखा है और उनको जंबल पैराग्राफ है, आपको इनको अरेंज करना है। फिर अरेंजमेंट के कई तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, फिर से मैं देख ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर सेंटेंस के पढ़ते हैं। आई हैव समथिंग सीरियस टू टेल यू एंड वांट यू टू पे अटेंशन। मेरे पास कुछ सीरियस मुद्दा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उस पर ध्यान दें। अब भाई वो कौन सा सीरियस मुद्दा है, कौन सा सीरियस मुद्दा है आपके दिमाग में आएगा ना, तो वो कौन सा का आपको आंसर कहाँ मिल रहा है। देखिए, इट इज़ अ मैटर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, बहुत ही इम्पोर्टेंस का है। किसके बारे में है, रॉलैंड फैमिली के बारे में है। तो वो मुद्दा जो है, जो बहुत ही सीरियस और गंभीर है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, वो मुद्दा ये है रोनाल्ड फैमिली के बारे में। तो A के बाद D आएगा। अब A के बाद D किस में है, यानी B ऑप्शन में है, यानी कि सेकंड नंबर में है। अच्छा, अटमोस्ट, आप कमेंट करके बताइएगा अटमोस्ट यहाँ पर किसकी सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर इसका कंपैरेटिव डिग्री बताइएगा, क्योंकि अटमोस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। अटमोस्ट किस वर्ड की सुपरलेटिव डिग्री है, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री भी बताइएगा। आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताना उसमें। तो इसको देखते हैं फिर। और फिर आप इसको देखिएगा, अगर आपको और आगे डाउट है तो आप और पेयरिंग करें। A के बाद D आएगा, आपको 100% पता हो गया। अब D के बाद B आएगा, क्या आएगा, तो D के बाद देखिए B ही आएगा, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर रोलैंड फैमिली है, और फिर हमने B में लास्ट में देखा कि फॉर्च्यून्स ऑफ द होल फैमिली है। होल फैमिली के बारे में बात कर रहा है, याद रखेंगे। यहाँ पर होल फैमिली लिखा है, वो ये देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ, होल फैमिली। तो अब आपको पता ना D के बाद B आएगा, इस चीज़ को भी देख लीजिए। सिंपली आंसर हमारा बहुत ही आसान होते हैं ये, ADBC।
अगर ये टफ़ होते हैं तो ये कोई बैंक के टफ़ होते हैं, जो बैंक एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे पीओ में आ जाए। जहाँ बेसिकली पीओ में होते हैं वही टफ़ होते हैं ज़्यादातर, अच्छे भी होते हैं वो, क्योंकि वही एक्चुअल नॉलेज आपकी होती है कि क्या आपने सीखा है, आपने टाइम पास किया है या फिर आपने कुछ सीखा है। और मैं तो यही चाहूँगा कि मैं तो यही बताता हूँ, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता भी हूँ, कि मैं कभी रूल नहीं बताता हूँ। ये रूल कुछ नहीं होता है, रूल्स तो कुछ है ही नहीं इंग्लिश में। अगर आपको कोई बता रहा है कि ये रूल है, ये एक्सेप्शन है, तो वो समझ लीजिए आपको सुपरफिशियल नॉलेज दे रहा है। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी टीचर सही हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन रूल्स नहीं होते हैं इंग्लिश में। क्योंकि मैंने ऑक्सफोर्ड पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी की सारी बुक्स पढ़ी हैं, कई चीज़ अच्छी किताबें मैंने पढ़ी है। जो हल्की फुल्की किताबें हैं, यानी जो लोकल किताबें हैं, लोकल बुक्स हैं, उनको छोड़कर, क्योंकि उनमें तो रूल वाइज दे रखा है। अच्छा, बुक में रूल क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि वो इतना डिटेल में तो आपको समझा नहीं पाएंगे, और अगर इतना डिटेल में समझाएंगे तो बुक नहीं रामायण हो जाएगी, इसलिए वो रूल बना के लिख देते हैं। अदरवाइज जनरली रूल तो होता नहीं है, और जनरली मैं क्लास में ये बोलता भी नहीं हूँ कि ये रूल है। रूल नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं तो फिर आप वो चीज़ें भूलते नहीं हैं। इसलिए मेरी क्लास के बच्चे जो है ना, वो मार्केट से हट के हैं। आप आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दे रखा है उसका एंटोनिम हमें बताना है। एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड क्या होगा उसका। फ्लॉन्ट का मतलब क्या होता है आपको पता ना? फ्लॉन्ट का मतलब होता है गुस्ताखी करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना। बहुत से लोग होते हैं, होता कुछ और है, होते कुछ और हैं, दिखावा कुछ और करते हैं, तो फ्लॉन्ट होता है वो, शो ऑफ करना, दिखावा करना। तो इसका सिनोनिम हम देख लेंगे पहले। एक्सपोज हो जाएगा इसका सिनोनिम। दूर दूर के अगर सिनोनिम बात करें तो एक्सपोज हो जाएगा। अनवेल, अनवेल मतलब कि वेल मीन्स पर्दा होता है, और अनवेल मतलब पर्दा उठाना, यानी कि अनवेल कर देना। मूर्तियों का अनवेल होता है। वेल सिस्टम जो होता है ना, मुस्लिम कम्युनिटी में वेल सिस्टम होता है, पर्दा प्रथा जिसे बोलते हैं। तो अनवेल करना, पब्लिसाइज करना, अनकवर करना, अनमास्क करना। मास्क तो आप, ये तो बहुत ही फेमिलियर वर्ड हो गया, अनमास्क करना। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है। एंटोनिम अगर फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखाना, शो ऑफ करना, तो शो ऑफ करने के लिए फिर कोई चीज़ ढक के चलो, यानी कि कवर करना, तो कवर इसका एंटोनिम हो जाएगा, कवर। यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। फ्लैश जानते हो, फ्लैश कम चमकाना, फ्लैश करना। स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? स्पोर्ट तो एक आपको पता है ना, स्पोर्ट खेल होता है। स्पोर्ट खेल अगर होगा तो नाउन होगा। स्पोर्ट अगर वर्ब बन रही होगी तो इसका मतलब है प्ले करना, यानी खेल खेलना, उसे भी बोलते हैं स्पोर्टिंग करना, स्पोर्टिंग करना। दूसरा और स्पोर्ट का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? दूसरा और स्पोर्ट का मतलब वही होता है जो फ्लॉन्ट का मतलब होता है, यानी कि शोबाजी करना, दिखावा करना, डिस्प्ले करना, इस टाइप से वो आपका स्पोर्ट करना। बोस्ट, अगर फोर्थ ऑप्शन देखें तो क्या होता है? बोस्ट का मतलब क्या होता है? बोस्ट, BOAST, बोस्ट मतलब होता है डींगे हाँकना, सेखी बघाड़ना जिसे बोलते हैं, यानी अपने अपनी खुद बढ़ाई करना, अपने क्या बोलते हैं उसे, अपने मियाँ मिट्ठू हो ना, शायद ऐसे ही बोलते हैं कुछ। आगे बढ़ते हैं इसमें, सॉरी इसमें और देख लेते हैं। आपको अगर बता दें इसमें, तो बोस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? डींगे हाँकना, सेखी बघाड़ना। ब्रैग वर्ड आपने सुना होगा, BRAG, ब्रैग। सेल्फ फ्रेज आपने वर्ड सुना होगा, ये होते हैं। अच्छा, बोस्ट से मतलब एक और ईडियम आती है इससे मिलती जुलती, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो ईडियम शायद होती है, क्या होती है, हाँ वो होती है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, याद रखेंगे। यानी कि अपनी सेखी बघाड़ना, टॉक बोस्टफुली अबाउट वंस अचीवमेंट, उस टाइप से। ट्रम्पेट का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्रम्पेट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इस ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही, जो शादियों में बजाई जाती है, पे 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 पे, वो तुरही होती है, वही होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपनी खुद की तुरही बजाओ, यानी अपनी खुद की बढ़ाई करो। याद हो रहेगा आपको, अपनी खुद की तुरही बजाओ, अपनी खुद की बढ़ाई करो, वो होता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। बोस्ट करना, डींगे हाँकना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से हमें एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या होगा? डिस्क्रीट, कोई काम करना बड़ी सूझबूझ तरीके से, गुप्तगु मैंने गुपचुप तरीके, सूझबूझ तरीके से और गुपचुप तरीके से करना, उसे डिस्क्रीट वे में बोलते हैं।
अच्छा वर्ड है, आप इसे पॉजिटिव वर्ड में भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिस्क्रीट वे में अगर आप कोई एक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई टास्क करते हैं तो बड़ी सूझबूझ के साथ और आसानी से करते हैं आप, डिस्क्रीट वर्ड कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन आप नहीं अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ से, नॉट टू अट्रैक्ट टू मच अटेंशन, ऐसे बोल सकते हैं आप इसे। तो इसका हमें क्या दिखाना है, एंटोनिम बताना है, यानी वो गुपचुप तरीके से तो हीडलेस हो जाएगा। हीड मतलब छुप छुप के, लेकिन हीडलेस मतलब छुप के नहीं, ओपनली। एक वर्ड आपको बता दूं, DISCREET होता है, ये इसका मतलब ये होता है डिस्क्रीट। एक और वर्ड इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है DISCRET, यानी वहाँ पर सिंगल ई होता है और TE होता है, लास्ट में ई होता है। DISCRETE वो एडजेक्टिव होता है। उसका मतलब क्या होता है, मतलब उसका मतलब होता है, वो भी सेम प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिएगा, वो भी डिस्क्रीट होगा, ये भी डिस्क्रीट होगा। इसमें थोड़ा सा ई को बढ़ा देते हैं, डिस्क्रीट वो डिस्क्रीट होता है। तो उसका उस डिस्क्रीट का मतलब यानी DISCRETE का मतलब होता है वो एडजेक्टिव होता है, और उसका मतलब होता है इंडिविजुअली सेपरेट, मतलब अलग अलग होना, एंड डिस्टिंक्ट और क्लियर होना, उसे बोलते हैं। तो हमें इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हीडलेस हो जाएगा। बाकी आपको पता है ना, केयरफुल जानते हो क्या होता है, टैक्टफुल यानी कि बहुत ही टैक्टफुल तरीके से काम करना, रणनीतिक तरीके से काम करना, टैक्टफुल। डिप्लोमेटिक तरीके से काम करना आप सकते हो, या फिर मतलब इसे ऐसे भी बोल सकते हो, टैक्टफुल मतलब बहुत ही कर्टियस हो जाना, बहुत ही विनम्र तरीके से बात करना, काम करना, टैक्टफुल। डिप्लोमेटिक बहुत अच्छा वर्ड है, मुझे इसका सिनोनिम याद आ रहा है, टैक्टफुल का डिप्लोमेटिक हो जाएगा। हार्मलेस जानते ही हो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम बताना में एंथुजियाज्म आसान है, एंथुजियाज्म हर एक बहुत ही लोकल वर्ड है, हर किसी को पता होगा, और ये नहीं पता है तो आप सोच लीजिए आपकी वोकैब क्या है, ये सबको पता होगा एंथुजियाज्म क्या होता है। एंथुजियाज्म बहुत ही, एंथुजियाज्म बोलेंगे इसे, एंथुजियाज्म नाउन है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, जोश होता है, जोश। हाउ इज़ द जोश। ज़ील इसका सिनोनिम हो जाएगा, ज़ील सिनोनिम हो जाएगा। ईगरनेस सिनोनिम हो जाएगा, कीननेस सिनोनिम हो जाएगा, आर्डर सिनोनिम हो जाएगा, फर्वर सिनोनिम हो जाएगा, विगरस सिनोनिम हो जाएगा, एक्साइटमेंट सिनोनिम हो जाएगा, एविडिटी सिनोनिम हो जाएगा। इसका हमें क्या दिखाना है यहाँ पर, सिनोनिम ही दिखाना है। तो ज़ील इसका सिनोनिम बेस्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ज़ील। एंग्जाइटी जानते हो, एंग्जाइटी होना, बेचैनी होना। क्यूरियोसिटी बहुत ही उत्सुकता होना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, कई बार इडियम पूछा गया, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। कामनेस, काम मतलब शांत हो जाना, क्यूरियस होना अच्छी बात है, क्यूरियस होना, लेकिन पॉजिटिव वे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. Okay, यानी कि आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का सेंटेंस है। इफ़ यू persisting in doing what you are, you may land into trouble. इफ़ यू persisting in doing, अच्छा मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का बेसिकली सेंटेंस है ये, ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। अच्छा बहुत सी बुक में इसे 0 कंडीशन दे देंगे, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ओपन कंडीशन कह सकते हो आप। पढ़ाने के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। तो इफ़ यू परसिस्टिंग इन नहीं होगा, क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ आपको पता ना, ओपन कंडीशन वाली सेंटेंस है ये, और इफ़ क्लॉज है, इसे इफ़ क्लॉज के भी बोल सकते हैं। इफ़ क्लॉज ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या हो जाएगी यहाँ पर, यू मे लैंड इनटू ट्रबल, तो इसका मेन क्लॉज ये हो जाएगी। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हमारी, इफ़ यू परसिस्टिंग इन डूइंग। तो मेन क्लॉज अगर हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट में, यानी इफ़ यू परसिस्टिंग इन डूइंग ना होकर क्या हो जाएगा, इफ़ यू परसिस्ट इन डूइंग। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, परसिस्ट के साथ इन लगता है, और इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है इंसिस्ट। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, इंसिस्ट ऑन, परसिस्ट इन। कई बार प्रपोजिशन से रिलेटेड वर्ब एरर आ जाती है। तो इफ़ यू परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, तो इफ़ यू परसिस्ट इन डूइंग व्हाट यू आर,
परसिस्ट मतलब कि कोशिश करना बहुत ज़्यादा, जद्दोजहद करना, जोर देना उस पर। तो इफ़ यू परसिस्ट इन डूइंग व्हाट यू आर यू मे लैंड इनटू ट्रबल। आप मुसीबत में गिर सकते हो। तुम जो हो उसी पे लगातार अगर काम कर रहे हो तो आप मुसीबत में गिर सकते हो। इसीलिए कहते हैं हमेशा आगे बढ़ते रहो। आप कभी एक जगह रुको ना, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगर आपने एसएससी क्रैक कर दिया, इसकी जॉब पा ली, तो आप आगे की तैयारी करो, कुछ और बेहतर करो, उसी फील्ड में कुछ और बेहतर करो, कुछ और बेहतर करो, कुछ और बेहतर करो, बढ़ते रहो, हमेशा बढ़ते रहो। इस टाइप से इफ़ यू परसिस्ट इन डूइंग समथिंग, इफ़ यू परसिस्ट इन डूइंग व्हाट यू आर यू मे लैंड इनटू ट्रबल। इस किस पार्ट में है, यानी किस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है हमें, और बेस्ट ऑप्शन जो हमारा है वो थर्ड है, इफ़ यू परसिस्ट इन डूइंग। व्हेन यू परसिस्ट टू डू गलत हो जाएगा, इफ़ यू आर परसिस्टिंग टू डू गलत हो जाएगा, नो सब्स्टिट्यूशन गलत है ही है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर सही हो जाएगा। कंडीशन सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कभी। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर से ग्रामेटिकल एरर आ गया। यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ इज इट। अच्छा, ये हमारा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग आपको पता ना, अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी होते हैं सेंटेंस में, उनको भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई नेगेटिव वर्ड सेंटेंस में यूज किया गया है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। कैसे? जैसे अब जनरली हिंदी में बोलते हैं, क्या आपने खाना खाया, क्या नहीं खाया, ऐसे बोलते नहीं, आपने खाना खाया, क्या नहीं खाया। जो क्या नहीं खाया ये हमारा क्वेश्चन टैग होगा। और हमने आपसे इससे पहले बोला था क्या खाना खाया, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट था। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। सेम हिंदी वाला है। मैं वहाँ नहीं गया था, क्या गया था, मैंने नहीं नेगेटिव बोला, फिर मैंने पॉजिटिव स्टेटमेंट क्वेश्चन टैग लगा दिया। तो सेम होता है, टफ नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं। आपको यहाँ पर देखना होता है कि आपकी वर्ब कौन सी है, किस फॉर्म में है। यहाँ पर हमारी जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट परफेक्ट के ही वर्ब से बनेगा। सब्जेक्ट जो वही हमारा क्वेश्चन टैग की वर्ब का सब्जेक्ट वही होगा जो हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यानी यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ। यहाँ पर योर सेल्फ कोई बताएगा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन है, कोई बताएगा? मैं बता दे रहा हूँ। बताएगा कौन? यहाँ पर कोई ऑनलाइन क्लास तो है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर योर सेल्फ जो है वो एम्फैटिक प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता है। सॉरी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर नहीं है, यही फॉर्म होते हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जाता है, यानी हमेशा वर्ब के बाद यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर एम्फैटिक प्रोनाउन होगा तो एम्फैटिक प्रोनाउन का जो प्लेसमेंट होता है या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद रखो या फिर सेंटेंस के लास्ट में रख दो आप। यू योर सेल्फ हैव रिटन दिस पोएम, ये भी बेहतर होता। यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ, ये भी बेहतर है, आपने खुद। तो अगर एम्फैटिक मतलब होगा तो एम्फैटिक, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर एम्फैटिक होगा, सॉरी एम्फैटिक रिफ्लेक्सिव अगर होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन, आई एम सो सॉरी, एम्फैटिक प्रोनाउन अगर होगा तो उसकी हिंदी मीनिंग होगी खुद, और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? खुद को। हालांकि हिंदी से आपको कोई लेना देना नहीं है, इंग्लिश में समझिएगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा? इज़ इट तो गलत ही हो जाएगा, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए था। यू हैव रिटन दिस पोएम योर सेल्फ, आपने खुद ये पोएम लिखी है। नहीं लिखा है क्या? तो नहीं लिखा है क्या मतलब क्या? हैवेंट यू, हैवेंट यू। फोर्थ नंबर गलत है, हैवेंट यू होना चाहिए था यहाँ पर, हैवेंट यू। फिर क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं, 42nd देखते हैं। 42nd क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से हमें सिनोनिम बताना है। टेनासिटी क्या होती है आपकी? टेनासिटी आपके अंदर होनी चाहिए, दृढ़ता आपके अंदर होना चाहिए, जिद्दीपन आपके अंदर होना चाहिए, तप आपके अंदर होना चाहिए। ये टेनासिटी के मीनिंग होता है। टेनासिटी यहाँ पर नाउन है। डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हो आप किसी चीज़ को लेकर। आपको अगर एसएससी क्रैक करना है, आपको अगर बैंक क्रैक करना है, आपको अगर सीडीएस क्रैक करना है, तो आपको करना है तो करना है, स्टार्ट किया है तो फिनिश करेंगे आप, तो उसे आप टेनेसिटी बोलेंगे। जिद्दीपन होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। किसी नेगेटिव वे में जिद्दीपन हो जाना वो गलत हो जाएगा। तो टेनेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा, आपको आगे ले जाएगी, आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगी। और सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत ही अच्छा बहुत ही लंबे समय तक टिकता है और बहुत ही लंबे समय तक आपको
बहुत ही कहते नहीं कि ऊंचाइयों तक ले जाता है आपको। टेनेसिटी का मतलब क्या हो जाता है, जिद्दीपन, दृढ़ता। जैसे मेरे अंदर दृढ़ता है, मुझे क्रैक करना है, आपका अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, आपको भी क्रैक करना। आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आ सकती, आ सकती, बिल्कुल आ सकती है। तो फॉर्म, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्मनेस सिनोनिम हो जाएगा इसका, डिटर्मिनेशन सिनोनिम हो जाएगा इसका, परसिस्टेंस सिनोनिम हो जाएगा आपका इसका, परसिवरेंस सिनोनिम हो जाएगा आपका, रेजोल्यूशन, आप जो हर साल बनाते हो रेजोल्यूशन, 31 को बनाओगे, 1 को भी बनाओगे, ये रेजोल्यूशन मेरा है, और 2-3 तारीख तक भूल जाओगे, फिर से वही हमारे पुराने हो जाएंगे। हर कोई रेजोल्यूशन बनाता है और कोई फॉलो नहीं करता है, तो वो वाले रेजोल्यूशन, ऐसे रेजोल्यूशन का क्या फ़ायदा है, मत बनाओ, टाइम वेस्ट करते हो। तो रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। स्टीड फास्टनेस ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, स्टीड फास्टनेस। तो इसके सिनोनिम से मैंने कई सारे बता दिए। फर्मनेस हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो हमारा 1 नंबर लिखा है कावर्डिस, कावर्डिस मतलब कायरता, नाउन है, कावर्ड से बना है। टिमिडिटी, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, नाउन, कायरता, टिमिडिटी भी कायरता होती है, कावर्ड। आइडलनेस जानते हो, लेजी इंसान, कॉच पोटैटो वाले। मूविंग ऑन नेक्स्ट, 43rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। अगेन सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई यूज टू, अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सेंटेंस है ये। आपने अगर पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको ये तो नहीं कह सकता मैं सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा दूँगा। आपने कभी सुना होगा मॉडल्स के बारे में, तो ये जो ऐसी मॉडल्स हैं जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कही जाती हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब कि मेन वर्ब भी बनती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स विच आर यूज्ड इन द सपोर्ट ऑफ मेन वर्ब। वो वर्ब जो मेन वर्ब के सपोर्ट में यूज की जाए वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जिनको सहायक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो यूज्ड टू होता है, जो यूज्ड टू होता है, ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब भी बनती है। और ध्यान रखना, अगर इस यूज्ड टू के पहले बी की कोई फॉर्म, बी की कोई फॉर्म, बी की फॉर्म में आपको पता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इनकी कोई फॉर्म अगर आ जाए तो ये यूज्ड टू एडजेक्टिव बनने का काम करेगा और अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेगा। ध्यान रखना, बी यूज्ड टू आईएनजी फॉर्म, लेकिन केवल यूज्ड टू तो फिर इन्फिनिटिव लेगा अपने बाद। इन्फिनिटिव यानी कि 2 + V1, यानी यूज्ड टू के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम यूज का यूज करेंगे नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे उसके पीछे रीज़न ये है कि यूज एक ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगी। ऐसे मैं कहूँ आई यूज़, तो क्या यूज करोगे आप? आई यूज़ मोबाइल फ़ोन, आई यूज़ डैश डैश डैश। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो लिख रखा है ये 100% गलत है। और दूसरा कई तरीके से गलत है सेंटेंस। देखिए, टू के साथ हमें B1 फॉर्म लेना चाहिए था, तो उन्होंने 3rd फॉर्म या 2nd फॉर्म दे रखा है, स्पेंट, वो भी नहीं है। तो जो सब्स्टिट्यूशन की हमें रिक्वायरमेंट है, अब हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन कौन से सही हैं। एज अ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। एज अ चाइल्ड आई यूज टू स्पेंट, फिर अगेन टू के साथ स्पेंट ना होकर स्पेंड होना चाहिए था। फिर 2nd नंबर कह रहा है नो सब्स्टिट्यूशन, नहीं, सब्स्टिट्यूशन की तो रिक्वायरमेंट है, यानी दोनों ऑप्शन गलत हो गए। 3rd नंबर यूज टू स्पेंड, मैंने अभी बताया ना कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? आई यूज़, फिर उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो, टू प्रपोजिशन ना दो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो। आई यूज़ व्हाट, मुझे कुछ यूज करता हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को, डिटेल में भी कभी बताऊँगा आपको। तो इस सेंटेंस में जो ऑप्शन होगा 4, आई यूज्ड टू, ये सही हो जाएगा। आई यूज्ड टू स्पेंड, मैं ऐसा स्पेंड किया करता था। ये आपकी पास्ट की जो आप एक्शन बताते हैं ना, जो पास्ट की अपनी आदतें बताते हैं ना, उसके लिए यूज करते हैं। पास्ट की कोई आदत बता रहे हो आप, मैं ऐसा किया करता था, मैं ऐसा जाया करता था, मैं वहाँ ऐसा किया करता था, बैठा रहता था, रोता रहता था, कुछ ऐसा, ठीक है, उस टाइप का। अगर को आप इस चीज़ के बता रहे हो तो आप यूज टू के लगाओगे। तो आई एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में, आई यूज टू स्पेंड, मैं स्पेंड किया करता था, क्या किया करता था? अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम, विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा के साथ, अपने दादा दादी के साथ। तो बच्चे के रूप में मैं ये बचपन में ये किया करता था, यानी यूज टू बताएगा। तो आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। यू मस्ट गो विद ऑप्शन नंबर 4। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप स्पीड बढ़ा के देखें, हमेशा स्पीड बढ़ा के देखें, इसकी ओरिजिनल स्पीड पे ना देखें, हमेशा इसकी स्पीड बढ़ा के देखें। अब आप कितनी स्पीड बढ़ाएं, आप अकॉर्डिंग बढ़ा लें। फुल स्पीड नंबर देख सकते हैं,
फुल स्पीड में नहीं समझ में आएगा तो उसे कम करके थोड़ा स्पीड में देखें, स्पीड बढ़ा के देखें। आपको जहाँ जब समझना है वो समझिए, जो नहीं समझना है उसे आगे बढ़ जाइए, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कहाँ पर क्या बताया जा रहा है वो सुनना ज़रूरी है। आपको सुन लोगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातें ना याद रहती हैं दिमाग में। हमने जो सुन लिया हमें वो याद रहेगा इस चीज़ को। और इसके लिए इडियम क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब होती है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। डोंट बिलीव ऑन हेयर से, डोंट बिलीव ऑन हेयर से। देखिए मतलब कोई भी टीचर होता है, कोई भी आपका ट्रेनर होता है, वो पहले से ये सोच के नहीं बताता कि मैं आपको यहाँ पर ये बोलना है। वो बोलता है और बताता पढ़ाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो सेंटेंस आए उसके अकॉर्डिंग, उसके अंदर थॉट्स जो आए वो बताता रहता है। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, एक तरफ से देखिए, आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को बताएं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगेन इंडायरेक्ट फॉर्म दे रखा है। नेहा सेड टू मी, नेहा ने मुझसे कहा, क्या मैं कहा, आई एम गोइंग टू सी अ मूवी टुडे, मैं एक मूवी देखने जा रही हूँ आज। तो ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। किस में देखते हैं, देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस किस में हो जाएगा। इज़ गोइंग ऑप्शन नंबर 1 में गलत, एम गोइंग ऑप्शन नंबर 2 में गलत। शी के साथ वर गोइंग, शी के साथ हम वर लगाते हैं कब, लेकिन कंडीशन सेंटेंस में लगाते हैं। हम कब लगाएंगे बताएंगे आपको, लेकिन यहाँ पर हम जनरली सी के साथ हम क्या बोलते हैं, V1 फॉर्म लगाते हैं, सॉरी उसकी वॉज लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, वर नहीं लगाते हैं, सेकंड फॉर्म नहीं लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, तो वॉज लगाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है 4 वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है। नेहा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू सी अ मूवी दैट डे। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको कभी कन्फ्यूजन हो सकती थी कि यहाँ पर नेहा सेड टू मी को टोल्ड में बदलना चाहिए था, नहीं बदला उन्होंने, नहीं दे रखा है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, बेहतर आंसर यही होगा। अगर कुछ ऐसा होता तो हम वहाँ पर भी दिमाग लगाते और अपना आंसर देखते, जो हमें सही लगेगा हम आंसर उसको देंगे। तो 4th नंबर आंसर 100% सही है। नेहा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू सी अ मूवी दैट डे, टुडे का दैट डे बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें फिर से देखना है, एक्टिव फॉर्म बनाना है, पैसिव में दे रखा है, एक्टिव में बनाना है। आई वॉज लाफ्ड एट, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, लाफ के साथ प्रपोजिशन एट लगा है, ध्यान रखना एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव वॉइस में किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन दे रखा है तो पैसिव वॉइस में भी वो प्रपोजिशन उस वर्ब के साथ कैरी करेगा, याद रखना इस चीज़ को। अगर पैसिव वॉइस में कोई भी प्रपोजिशन किसी वर्ब के साथ दे रखा है तो वो एक्टिव वॉइस में वो प्रपोजिशन रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो माई फ्रेंड्स लाफ्ड एट मी व्हेन आई फेल ऑफ द चेयर, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बाकी सारे तो गलत है। माई फ्रेंड्स वर लाफिंग हो ही नहीं सकता, माई फ्रेंड्स लाफ हो ही नहीं सकता, प्रेजेंट बना दिया। माई फ्रेंड्स आर लाफिंग हो भी नहीं हो सकता, प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया, सब गलत है। कितना आसान पेपर होता है स्टेनो का, आप समझें, कोशिश करें, आप डरें नहीं किसी चीज़ से, बहुत ही आसान है। इंग्लिश भी बहुत ही आसान होती है, टफ़ नहीं होती है। टफ़ बस लोगों की आप अगर बातें सुनते हैं, इंग्लिश है इंग्लिश है इंग्लिश है, अगर आप दिमाग लगाएं इंग्लिश है इंग्लिश है इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी टफ़ हो जाएगी। इंग्लिश बहुत ही ईजी है, इससे ईजी तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। इंग्लिश बहुत ही ईजी है अगर आप उसे सही तरीके से और सही डायरेक्शन में और सही जगह पे पढ़ते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्लोज टेस्ट दे रखा है। क्लोज टेस्ट तो हम कैरी करेंगे कल, क्योंकि आज टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं कल, आगे प्रोसीड करेंगे। 45 के बाद 46 नंबर आगे पढ़ेंगे। मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके बता दें हमें, और स्पीड बढ़ा कर देखें आप। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसकी ओरिजिनल स्पीड पे देखें, आप हमेशा स्पीड बढ़ा कर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू क्लास, जय हिंद दोस्तों।